तो इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं। केंद्र से लेकर प्रदेश तक संगठन और सरकारों में उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाया है और मां नर्मदा के बड़े भक्त भी हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। प्रहलाद पटेल जी, ग्रामीण विकास विभाग आपके पास है और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि अब गांव पर ध्यान देना है, स्मार्ट गांव को बनाना है। तो क्या रोड मैप आपके पास है? भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारी जो आर्थिक नीति और आर्थिक हमारा विचार था, दीनदयाल जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि गांव संपन्न होगा तो देश संपन्न होगा। किसान का के खेत में पानी हो तो वो अपने पसीने से खुद को भी ऊंचाइयां देगा और देश को भी समृद्ध करेगा। उस धारणा में, उस संकल्प में कोई कमी नहीं। और इसलिए जब भी कभी अवसर आया, आप सदैव अटल जी का नाम ले रही थी, देश की आजादी के 70 साल निकल गए थे, लेकिन कभी किसी गांव की तरफ नहीं देखा गया था। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो गांव में डामर की सड़कें पहुंच गई। शायद ऐसा नहीं हुआ होता तो आज भी हम इस दिन का इंतजार कर रहे होते। तो ये सोच और संकल्प का परिणाम है कि हम गांव को मजबूत देखना चाहते हैं। सड़क जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है गांव के विकास के लिए, वो तब मिली जब सदैव अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री सड़क योजना लेकर आए। मैं गांव का आदमी हूं, मैंने गांव की राजनीति की है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस देश में ग्रामीण विकास का अगर कोई सबसे मजबूत काम किसी ने किया तो उसकी शुरुआत सदैव अटल बिहारी वाजपेयी ने की और देश उसका गवाह है। आज जब गांव का जिक्र आता है तो किसानों की बात जरूर होती है, क्योंकि किसान अन्नदाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो ऐसे में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ने, उनको रिन्यूएबल और इजी एनर्जी सोर्सेज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की जो बात है, वो कहां तक पहुंचा है? उसका ग्राउंड वर्क क्या है और कितना इंपावर आप लोग कर पाए हैं अभी तक किसानों को? नहीं, मुझे लगता है कि एक होता है आंकड़ा और एक होती है परिस्थिति। हमने बड़े बांधों का विरोध नहीं किया था, लेकिन ये सलाह दी थी जब जनसंघ का प्रस्ताव था कि हमें छोटे बांध बनाने चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल भी हों, नुकसान कम करे, कम समय में पूरे हों और सीधे किसान को राहत मिले। ये नीति रही है भारतीय जनता पार्टी की। और इसलिए मुझे लगता है जैसे नदी जोड़ने की बात आई थी, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लेकिन अगर किसान के लिए जो सबसे बड़ा वरदान मिला है वो आदरणीय मोदी जी ने दिया। थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए। और मोदी जी ने खाली कैन बेतवा को नहीं जोड़ा, वहां पर चंबल, पार्वती और काली सिंध को जोड़कर हमको मध्य प्रदेश के दोनों कोनों पर लाभ मिला है। तो मुझे लगता है कि संसाधन हमारे उतने ही है। ये बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि आजादी के समय हम 40 करोड़ थे, अब 140 करोड़ है। जमीन उतनी है, पानी उतना है, संसाधन उतने हैं। उतने में ही हमें अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य हमसे बेहतर बनाना है, ये संकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को सिर्फ मानती और कहती नहीं है, ये उसका संकल्प है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को हमसे अच्छी जिंदगी हम देंगे। ये बात आप तय मान कर चलिए। किसानों का जब जिक्र होता है तो एमएसपी एक ऐसा विषय बन जाता है, ऐसा लगता है उस पर आकर सरकार कहीं फंस जाती है। एक बार फिर से किसान आंदोलन और एमएसपी का जिक्र उठ रहा है और बहुत सारे जो विपक्षी दल हैं वो भी इसका जिक्र करते रहे हैं। तो इसे लेकर आप क्या आश्वस्त करना चाहेंगे किसानों को? नहीं, मुझे लगता है कि देश देख रहा है। आंदोलन करने का कोई वजह होती है। आंदोलन कितनी जगह पर हुआ है मैं आंदोलन के बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर किसान को फसल बीमा योजना किसी ने दी, शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की, उसको विस्तार देने वाले मोदी जी। बीच में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, अगर उपलब्धि हो तो वो बताएं। दूसरी बात होती है कि जब आप आरवीसी में किसी क्षतिपूर्ति का मुआवजा देते हो, उसकी शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अन्यथा मुआवजे में 15 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए मिलते थे। अगर आरवीसी को अमेंड करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बीमा है, क्षतिपूर्ति है, फिर उसके बाद में उसको उन्नत बीज हैं, लेकिन साथ में हम अपने कम पानी वाली फसलें उनको भी जिंदा रखें। ये बात देश के प्रधानमंत्री ने की। मैं भारत सरकार में मंत्री रहा हूं और इसलिए 2016 में जब उन्होंने दुनिया के सामने कहा था कि दुनिया को अगर भुखमरी से बचाना है तो आपको मोटे अनाज की तरफ जाना पड़ेगा, उन्होंने शब्द उपयोग किया था श्री अन्न का। दुनिया ने नहीं माना, लेकिन ईयर भी हमने मनाया। लौटकर वापस आए तो उन्होंने भारत को कहा कि श्री अन्न का मिलेट्स ईयर होगा।
बाद में दुनिया ने मान लिया, 19 का चुनाव हुआ, 2020 में दुनिया ने ऐलान किया कि 2021 मिनट्स ईयर होगा। मुझे लगता है कि आज हम सिर्फ विकास की बातें ना करें, विकास के साथ में पर्यावरणीय चिंता की बात भी करें। जो फसलें हम अधिक उपजा रहे हैं, मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि गेहूं, धान और गन्ना जी, तीनों का हम निर्यात करते हैं। शक्कर का निर्यात करते हैं, आटे का करते हैं और चावल का करते हैं। लेकिन कभी ये भी तो सोचो कि 1 किलो चावल के लिए कितना लीटर पानी लगता है, 1 किलो चीनी के लिए कितना लीटर पानी लगता है, 1 किलो आटे के लिए। तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ एक तरफा बात करते हैं। लेकिन अगर हम अपने मिलेट्स की बात करें तो अगर 1 किलो ज्वार हो, बाजरा हो, कोदो हो, कुटकी हो, रागी हो, तो उसको 1 लीटर पानी चाहिए। लेकिन इनमें सबको 30 लीटर से ज्यादा पानी चाहिए। तो ये चीजें भी समझनी पड़ेंगी। लेकिन पानी का प्रबंध करने वाला अगर कोई प्रयास है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सोलर एनर्जी को लेकर एक बहुत बड़ा विजन केंद्र सरकार का है और अब हम शहरों में देखें तो उसका असर नजर भी आता है। जो लोग अवेयर हैं और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सोलर पैनल्स पर जा रहे हैं। और विदेशों में एक कल्चर है कि सोलर पैनल के माध्यम से इतने आत्मनिर्भर लोग हैं कि वो उल्टा बिजली बेचते हैं, अपने लिए जनरेट भी करते हैं और सरकार को वो बिजली बेचते हैं। हमारे गांव में ये दिन कब आएगा जब बिजली के मामले में, सेफ और क्लीन एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट होंगे हमारे गांव? नहीं, मध्य प्रदेश सरप्लस स्टेट हो गया। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सफलता है। हमने मध्य प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस का राज भी देखा है और हमारा राज भी देखा है। हम आज सरप्लस स्टेट होने के बाद भी हम पर्यावरण की दृष्टि से जब सोचते हैं तो हम ये मानते हैं कि बिजली का बिल माफ करना ठीक रास्ता नहीं है। उससे बेहतर है कि उसको चाहे वो बिजली पानी से बने, चाहे वो परमाणु ऊर्जा से बने, उससे बेहतर है कि हम सौर ऊर्जा की बिजली देकर उसका बिल 0 कर दें, तो पर्यावरण भी ठीक रहेगा और हम उसको लाभ भी देंगे। मतलब खेती में मिलने वाली बिजली अगर सोलर से मिले और बिल 0 हो, वो दिन एक गांव वाला कब देखेगा? मुझे लगता है कि अभी भी हम उसमें देश में नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है सौर ऊर्जा में। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 वर्ष बाद ये बात हम कह पाएंगे कि शायद कोई ऐसा किसान नहीं होगा कि जिसकी इच्छा हो और वो सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करके स्वावलंबी ना बन पाए। और मुफ्त में बिजली जिसको कह सकते हैं, ये दावा हम कर सकते हैं। ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जी, तेजी से आज डिजिटल युग में हम जा रहे हैं। ग्राम पंचायत के भी जो काम है वो भी अब ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं, बहुत सी जगह कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये ई पंचायत कितनी बड़ी चुनौती है और ये कितनी जरूरी है आज के दौर में? चुनौती नहीं है, मुझे लगता है ये आज समय की मांग है और जरूरत भी है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे पुराने ग्राम पंचायत भवन है, आज स्पष्ट के लिए मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने खजुराहो से 1153 अटल ग्रामीण सेवा सदन के नाम से ग्राम पंचायत भवनों की पहली किस्त जारी की है। मुझे लगता है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन उनके नाम से जुड़ता है। तो मैंने ये तय किया कि हमें सैचुरेशन पर जाना होगा। 2.5 साल बाद इस राज्य में पंचायत के चुनाव है। मैंने विधानसभा में खड़े होकर भी कहा था, आपके माध्यम से भी मैं कह रहा हूं कि 2.5 साल बाद चुनाव है। अगर मैं ये कह पाया कि मध्य प्रदेश की कोई भी ग्राम पंचायत सुविधाजनक ग्राम पंचायत भवन के साथ है, बची नहीं है, तो मैं समझता हूं ये मेरी और मेरी सरकार की सफलता होगी। और मैं दावा करता हूं अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2.5 साल बाद जब चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश की कोई भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पर सुविधाजनक ई पंचायत वाला भवन नहीं होगा, सब जगह पर होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ आप करीब 1 साल से काम कर रहे हैं और शुरुआत में काफी बातें ऐसी उठी थी कि बड़े नेताओं के साथ समन्वय कैसे बनेगा, लेकिन आप लोगों ने समन्वय बनाया भी और काम भी बेहतर किया। कैसे? इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जब मीडिया इस बात को मानता है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, जो परिवार के साथ चलती है, जिसको जिम्मेदारी मिलती है, हम सब उसके पीछे हैं। वो मेरे नेता है, हम सब उनका सहयोग करने वाले हैं। सरकार की सफलता और विचार का लक्ष्य प्राप्त करना, ये पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सबका काम। आप चूंकि मां नर्मदा के भक्त भी हैं और समय समय पर अपनी बात भी रखते रहते हैं, तो एक कहावत है कि नर्मदा परिक्रमा से बड़ा राजनीतिक लाभ मिलता है। ये सच है? आप मानते हैं इसको? कितनी सच्चाई है इस बात में? मैं क्षमा मांगते हुए आपसे एक बात कहूंगा। हाँ नर्मदा मेरे लिए सब कुछ है। जी, नर्मदा का कोई भी परिक्रमावासी हो,
जिससे मेरी शत्रुता भी रही हो, अगर वो परिक्रमा में है जी तो मैं उसके चरणों में झुकने के लिए तैयार हूँ। तैयार। मैं इसको राजनीति से नहीं देखता, लेकिन मैं एक बात विश्वास के साथ एक परिक्रमावासी होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि जो भी किनारे पर जाएगा वो क्या सोच कर जाता मुझे नहीं पता, लेकिन लेकर आएगा उसका जाएगा कुछ नहीं अगर वो नर्मदा के किनारे जाएगा। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच में आए और तमाम विषयों पर आपने बात रखी और लोगों को आश्वस्त किया कि वो बहुत जल्दी ग्राम पंचायतों में भी ई पोर्टल यानी डिजिटल के थ्रू काम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार बहुत तालियां। धन्यवाद सर। और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए प्रहलाद जी के लिए। बहुत अच्छा सेशन रहा और प्रहलाद जी मंच पर रहेंगे हमारे साथ, मोमेंटो देंगे हमारी न्यूज एडिटर न्यूज 18 की आस्था कौशिक जी और मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगी। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे मेहमानों के लिए। और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, ये सिलसिला अभी और चलेगा। एक